नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, त्रिविमीय रसायन के बारे में। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो है हम आज चर्चा करेंगे डीएल नोटेशन के बारे में, चर्चा करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहले चर्चा करते हैं अपन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड डीएल, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड डीएल नोटेशन, इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले। तो इन दिस मेथड कैपिटल लेटर्स डी का यूज़ करते एंड एल, कैपिटल लेटर एल का यूज़ करते। हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं है। डीएल नोटेशन में कोई भी मालिक्यूल है, उस मालिक्यूल को डी फॉर्म में बोले या एल फॉर्म में बोले, क्या बोले साहब? तो साहब इन्होंने क्या किया कि ग्लिसरल्डिहाइड लिया और उसको इसका एग्जाम्पल ले लिया, चलो ग्लिसरल्डिहाइड का। अब एक को बोल दिया साहब डी प्लस, एक को बोल दिया एल माइनस। अब ये एल क्यों बोला है साहब, ये डी क्यों बोला है? प्लस और माइनस तो रोटेशन के लिए है कि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो प्लस और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो माइनस कहते हैं। चलिए मान लिया आपकी बात। अब देखते हैं कि इसको डी क्यों कहते हैं। तो जैसे कि ग्लिसरल्डिहाइड लिया, फंक्शनल ग्रुप अपनों ने ऊपर की तरफ ले लिया और उधर से नंबरिंग करना चालू कर दिया। लास्ट में क्या लिख लिया साहब अपनों ने, CH2OH लिख दिया। अगर OH जो है आपके राइट साइड में है, कौन सी साइड में? राइट साइड में है मालिक्यूल के, तो उसे डी फॉर्म कह दिया। अगर ये फंक्शनल ग्रुप जो भी है OH, ये है L, बड़ा ग्रुप, इन दोनों में बड़ा ग्रुप किस साइड में? लेफ्ट साइड में है, तो इसको क्या कह दिया साहब? L नोटेशन कह दिया। मेरी बात समझ में आई? क्लियर? अब होता क्या है कि इसको प्लस बोला है साहब, इसको माइनस बोला है, तो प्लस और माइनस किस बेस पे बोलते हैं? प्लस और माइनस जो है इसको कहा जाता है रोटेशन के लिए। रोटेशन क्या है इसका? इसका नंबरिंग की जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ प्रायोरिटी इसको दी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, पोजीशन पर है ना, वर्टिकल पर नहीं है। तो एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज मानते हैं, मतलब ऑल इसका जो रोटेशन है कैसा मानेंगे? इसको क्लॉकवाइज रोटेशन मानेंगे। ऐसे इसमें 1 2 3 और 4 नंबरिंग करी और इसका रोटेशन कैसा आ रहा है साहब? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा। लेकिन इसको मानेंगे या क्लॉकवाइज? क्यों मानेंगे? लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, तो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज मानना है। बट अगर ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप नीचे दिया हुआ रहता है ना, इसको चेंज कर देते अपन, नीचे दिया हुआ रहता, तो जैसे कि इनको चेंज कर लेते साहब, इसको यहाँ पे कर दिया और इसको अपनों ने यहाँ पे कर दिया, CH2OH मैंने यहाँ लिख दिया। जब इनको चेंज करेंगे तो इनको भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये OH यहाँ पे लिख दिया और CHO यहाँ लिख दिया। अब साहब ये की नंबरिंग कर ला, आप ही नंबरिंग करांगा साहब, फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें दांगा, सेकंड प्रायोरिटी इन्हें दांगा और थर्ड प्रायोरिटी इन्हें दांगा। कैसा हो रहा है साहब ये रोटेशन? कैसा हो रहा? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा कि नहीं हो रहा? 1 2 3। तो अब इस कंडीशन में इसको एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही मानेंगे, क्लॉकवाइज नहीं मानेंगे। ओके, अब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको ऐसे लिख सकते हो और फिर लिखा है, लिख दिया साहब ये। और इसमें तो अपने को ऐसे दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है साहब, लेकिन मानना क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये जो है एल माइनस ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ये डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। ध्यान से पढ़ना है ना। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय Rozanoff. He selected glyceraldehyde as the primary standard substance and arbitrarily assigned following configurations plus and minus glyceraldehyde and named them as D and L respectively. Later on, the configuration proposed by Rozanoff were confirmed experimentally also according to accepted convention, the CHO group at the top and CH2 group बॉटम। ये भी ध्यान रखना, CHO ग्रुप कहाँ पर है? टॉप पर। CH2 ग्रुप कहाँ पर है? बॉटम में, बॉटम ऑफ द टू डायमेंशनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इन डीग्लिसरल्डिहाइड द OH ग्रुप अटैच्ड टू द एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये वाला कार्बन एटम कौन सा है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से चारों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया। अटैच्ड टू द एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज ऑन राइट हैंड साइड इन एल ग्लिसरल्डिहाइड। द OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड।
द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अदर कंपाउंड आर डिसाइडेड विथ रिस्पेक्ट। तो इसके बेस पर जो अदर कंपाउंड रहते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया जाता है कि साहब ये डी है या ये एल है। आई हमारी बात समझ में? चलिए आई वेगा समझ में, तो आगे बात करा साहब। क्या हो गया इसको, ये भी एलिमेंट सिमेट्री हो गया था। ये चल रहा है अपना, है ना। अब इसी के आधार पर इनको देखो कौन है साहब डी फैमिली का और कौन सा है एल फैमिली का। तो अगर इसमें अपन ये देखेंगे, हमारी बात हो सुनना, अगर इसमें हम देखें तो ये वाला ओ एच इस साइड में है तो डी फैमिली का हो गया, ओ एच इस साइड में है तो एल फैमिली का हो गया। 100 बात की एक बात, इसको क्या कहेंगे, डी माइनस फार्मिक एसिड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डी माइनस, और इसको एल प्लस फार्मिक एसिड कहेंगे। प्लस और माइनस रोटेशन के लिए दे रखा है। ओके, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी पोजीशन पे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, तो रोटेशन जो दिखाता है वो क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज मानना, एंटी क्लॉकवाइज मानना, और क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज मानना। ओके साहब, समझ में आ गई साहब? चलिए अब जो है यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप किसको दी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी थी। सेकंड किसको देंगे, इन दोनों में इसको दे देंगे। थर्ड इसको देंगे। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा साहब, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ गलत है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। डी फॉर्म तो है ये, डी कॉन्फ़िगरेशन तो है ये, और कौन सा आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा ना, तो इसको क्लॉकवाइज मानेंगे। यहाँ पर 1 2 3 ऐसे रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन को प्लस है तो इसको क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। क्लॉकवाइज हो रहा है ना, लेकिन लोअर प्रायोरिटी ग्रुप कौन सी पोजीशन पर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। इसमें सुधार कर लेना। डी फैमिली एल फैमिली मेंबर्स। अब बात करें साहब आर एस सिस्टम की। कौन से सिस्टम की, डी और एल हो गया। अब बात करेंगे कि आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस कॉन्फ़िगरेशन है, आर एस सिस्टम की। तो आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज में क्या होता है साहब, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये है, CHO दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और यो है छठवां कार्बन। ओके, यहाँ पर H OH OH H H OH H और ये OH। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हम मानेंगे RSRR कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसमें RSRR कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो ग्लूकोज है उसमें OH ग्रुप किस साइड में है, इस साइड में है, राइट साइड में है। ओके, तो R फॉर्म मान लिया। इसमें ये OH इस साइड में S है, ये OH इस साइड में R है, और ये OH इस साइड में है तो R है। ओके, अब इसमें ये देखेंगे कि इसका जो रोटेशन है वो कैसे हो रहा, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा। तो इमें अब क्या करेंगे अपन, नंबरिंग करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, इसको दी। सेकंड प्रायोरिटी इस कार्बन को देंगे या इस कार्बन को देंगे, जो सीक्वेंस रूल पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो दूसरा नंबर इसको दे दिया साहब, और तीसरा नंबर दे देंगे अपन इसको, और चौथा नंबर ये है। ठीक है, तो अब इसका इस कार्बन का रोटेशन देखेंगे तो रोटेशन कैसे हो रहा है, 1 2 3 ऐसे रोटेशन हो रहा है। क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मानना है, और इसका कौन सा हो गया, आर में आ गया, आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब इसका अगला वाला देखते हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी इस कार्बन से, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें, इसको देंगे। सेकंड किने दांगा, इन्हें दांगा। थर्ड किने दांगा, इन्हें दांगा। और फोर्थ किने दांगा, इन्हें दांगा। अब रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है साहब। यहाँ पे कैसा हो रहा है, दिख रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज मानेंगे इसको, है ना। ये हाँ, कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना। और ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर अगला आएगा इस कार्बन से, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे रहे हैं, सेकंड इसको देंगे इस कार्बन से, फिर थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, और फोर्थ इसको देंगे। अब वापस रोटेशन करवाएं तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, तो क्लॉकवाइज मानेंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका। अब इस कार्बन का देखेंगे, इसका कबाड़ा करें,
ये जो है फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड इसको दी, थर्ड इसको दी, ओके, थर्ड इसको दी और फोर्थ देंगे इस कार्बन को। रोटेशन करवाएं साहब, ये ऐसे रोटेशन हो रहा, कैसे हो रहा साहब, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मानेंगे, या आर कॉन्फ़िगरेशन है। ग्लूकोज में आर एस आर आर कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? आर एस आर आर कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्लूकोज में। मेरी बात समझ रहे हो? तो आर एस नॉमेनक्लेचर, हम बात कर रहे हैं अपन आर एस नॉमेनक्लेचर की। चलिए तो आगे बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। याद रखना इसमें नंबरिंग करना ये सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको ये देखते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे इसको थर्ड नंबर, इस कार्बन के सापेक्ष इसको सेकंड नंबर माना और इसको थर्ड नंबर माना, तो इसको थर्ड क्यों माना? क्योंकि इस कार्बन से ऐसे होता है CHO, तो जैसे दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसके बराबर माना जाता है इसको, इसलिए ये हो गया कंडीशन। और इसको C और ये H और ये OH और इधर ये H जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के सराउंडिंग में देखेंगे, इस कार्बन की सराउंडिंग में देखेंगे तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर जोड़ेंगे और इसका ऑक्सीजन का, फिर ऑक्सीजन का 2 बार जोड़ेंगे, फिर हाइड्रोजन का जोड़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रायोरिटी दी जाती है ना, इस कार्बन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड इसको दी गई, थर्ड इसको दी गई, इस कार्बन के पर देखेंगे तो। चलिए आगे बात करते हैं। तो आर एस नॉमेनक्लेचर्स, तो ये जो 2 स्टेप में देखते हैं अपन आर एस नॉमेनक्लेचर में, the relative method of assigning configuration is not found suitable for compounds not related to a particular glyceraldehyde. For such compounds, Chen Ingold Prelog proposed another method of nomenclature of optical isomerism के लिए. In this method also two symbols R and S. R मतलब रेक्टस, रेक्टस का मतलब राइट साइड में, एंड एस मतलब लैटिन वर्ड सेनिस्टर होता है, मतलब लेफ्ट साइड, आर यूज्ड. दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल फॉर दोज कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन, जो जहाँ पर एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। जैसे ग्लूकोज की बात करी थी अपनों ने, ग्लूकोज में कितने एसिमेट्रिक कार्बन थे साहब? 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम था, तो वहाँ पर आर एस मेथड अपनों ने ली, ठीक है, आर एस सिस्टम का अपनों ने उपयोग किया। ओके आगे बात करते हैं। एवरी कायरल कार्बन एटम हैज़ आइदर आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर वन इन एंशियोमर इज कॉल्ड आर एंड द अदर एस. द रेसिमिक मिक्सचर इज डिजाइंड एज आर एस. फॉलोइंग स्टेप यूज़ करते हैं इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन में, 2 स्टेप यूज़ करते हैं। किसको आर मानेंगे, किसको एस मानेंगे? तो सबसे पहले जो भी अपन कंपाउंड पकड़ेंगे, मेरी बात समझना साहब, बहुत सिंपल बातें हैं लेकिन समझ में आने के बाद सिंपल हो जाती है, नहीं समझ में आए तो सिंपल नहीं है। सुनना भाई, सुनना। अब ये कार्बन दे रखा है, यहाँ पर कार्बन मैंने अटैच कर रखा है साहब, हाँ साहब अटैच कर रखा है। इससे मैंने एक ब्रोमीन जोड़ रखा है, एक क्लोरीन जोड़ रखा है, एक फ्लोरीन जोड़ रखा है और एक आयोडीन जोड़ रखा है। ई जगह का ये कार्बन एटम है। अब इस सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिसका है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का कितना होता है? 35 होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे दी एटॉमिक नंबर इसका। फिर सेकंड प्रायोरिटी 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दी। फिर थर्ड प्रायोरिटी ना 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 फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। आयोडीन का 53 होता ना, तो ये ब्रोमीन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, इसको दी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको प्रायोरिटी दे दी साहब अपनों ने। समझ में आ गया? हाँ साहब समझ में आ गया साहब। अब इस एग्जाम्पल को पहले एक एग्जाम्पल समझ लें। ये कंडीशन हो गई अपने पास, प्रायोरिटी देती जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उससे जो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, अब डिफरेंट हैं और उसमें जो है अपनों ने सभी को प्रायोरिटी डिसाइड कर दी कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपनों ने आयोडीन को दी, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनों ने आयोडीन को दी, सेकंड प्रायोरिटी अपनों ने ब्रोमीन को दी, थर्ड प्रायोरिटी क्लोरीन को दी और फोर्थ प्रायोरिटी अपनों ने फ्लोरीन को दे दी। चलो साहब, अब क्या होगा कि जो ये जो है टेट्राहेड्रल शेप हो गया, इसका टेट्राहेड्रल शेप होता है। अब इस टेट्राहेड्रल शेप में ये माना जाता है कि अगर कैसे समझाएं आपको, इस तरीके से समझाते हैं। ये जो है ये टेट्राहेड्रल शेप में, एक और पेन चाहिएगा,
हम्म साहब ये है टेट्राहेड्रल शेप, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ठीक है। अब एक तीन अगर आपके सामने की साइड में आ रहे हैं ना, तो एक तीन अगर ऐसे आ रहे हैं तो एक कहाँ पर है, पीछे की साइड में। तो यहाँ पर वही दे रखा है कि जो लावर प्रायोरिटी ग्रुप होता है वो पीछे की साइड में है। तो देखो यहाँ पर साहब ये जो है ये पीछे के साइड में है, इसको पीछे मान लिया, ये फ्लोरीन मान लिया। अब बाकी तीन ग्रुप हैं। ठीक है। तो एक ये लिख दिया मैंने फ्रंट साइड में साहब, है ना, फ्रंट साइड में। अरे साहब ये फ्रंट साइड, ये कार्बन, और ये यहाँ पर आयोडीन जोड़ देता हूँ, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ देता हूँ। अपनों ने नंबरिंग तो डिसाइड कर ही रखी है। अब इसको क्या करें, लावर प्रायोरिटी ग्रुप को अपन पीछे ले गए साहब। फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी अपनों ने इसको, आयोडीन को, सेकंड इसको दे ही रखी है, थर्ड इसको दे ही रखी है, और फोर्थ इसको दे ही रखी है। अब इसको अपन रोटेशन को देखेंगे, किस टाइप का रोटेशन हो रहा है इसमें, क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो रोटेशन फर्स्ट से थर्ड की तरफ देख जाते हैं अपन। तो ये रोटेशन हो रहा है इसमें, इस रोटेशन को कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें तो एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है, मैंने पूरा ग्लूकोज का बता दिया, ग्लूकोज में आर एस आर आर कॉन्फ़िगरेशन पूरा बता दिया। अब साहब आपके सामने एक एग्जाम्पल और दे रखा है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसमें अपनों ने कार्बन से क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन जोड़े। अब एक और एग्जाम्पल दे रखा है वो एस कॉन्फ़िगरेशन का, तो उसको भी समझ लेते भले, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पकड़ेंगे, एक तरफ यहाँ पे लिख रखा CH3, यहाँ पे H, यहाँ पर I, और यहाँ पर D मतलब जो है हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, आइसोटोप्स हैं ड्यूटेरियम। अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करें साहब, तो प्रायोरिटी डिसाइड करिए अपनों ने। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, आयोडीन को देंगे। सेकंड प्रायोरिटी इन दोनों में इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे, और फोर्थ प्रायोरिटी अपनों ने इसको दे दी साहब। ओके, 1 आयोडो 1 ड्यूटेरो एथेन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर कार्बन एटम है। अब साहब इसमें जो लावर प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर, पीछे की साइड में है, तो ऐसे बता दिए इसको, हाइड्रोजन को, ये पीछे की साइड में। अब बच्चे कौन साहब, तीन ग्रुप और बचे। तो तीन ग्रुप में से जो फर्स्ट है उसको अपन लिख दिया है, फर्स्ट को ये इस साइड में तो इस साइड में लिखा जाएगा, इस साइड में तो इस साइड में तो इस साइड में लिखा जाएगा, 1 वाला, 1 2 3 ऐसे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आयोडीन। ओके, इसको यहाँ पर लिखना रहता है बस, और कुछ नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। और ये जो है CH3 लिखना है अब अपने को, तो CH3 यहाँ पर इसमें इन्होंने साहब ब्रोमीन, आयोडीन, कोई दिक्कत नहीं, चलो उसका देख लेते हैं। चलिए ये दे रखा है अपने पास, I दे रखा है, H दे रखा है, और एक ले लेते हैं अपन, CH3 ले लेते हैं। ये CH3 ले लिया, और इधर लिख लेता हूँ D, लिख लेता हूँ, चलो यहाँ D लिख देता हूँ। तो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे 1 2 3। कैसे हो रहा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो इसको क्या मानेंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे। क्या मानेंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसमें तो इसी को लिख रखा वापस, है ना, इसमें इसी को लिख रखा है। ये वाला जो डायग्राम बना रखा है, इसमें क्लोरीन के सामने क्लोरीन ले लिया, इसकी मिरर इमेज बना ली। ओके, और फ्लोरीन बता दिया, फ्लोरीन को लावर प्रायोरिटी ग्रुप में बता दिया, और ये Br, और ये आयोडीन। 1 2 3 ऐसे रोटेट होगा, रोटेशन होगा। ओके, तो ये जो रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे। ठीक है, तो जो बात बताई कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, तो प्रायोरिटी डिसाइड कर ली साहब। सेकंड स्टेप में क्या करें, प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद लावर प्रायोरिटी ग्रुप को पीछे के साइड में रखेंगे, और बाकी जो है फ्रंट साइड में रहेंगे, फ्रंट साइड में उनको एडजस्टमेंट करेंगे। और अगर क्लॉकवाइज आ रहा है कंडीशन तो उसको आर कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा तो उसे एस कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे, है ना। द मॉलिक्यूल इज नेक्स्ट एक्सप्रेस्ड और विजुअलाइज्ड टेट्राहेड्रली इन सच ए वे that the group of lowest priority 4 is directed away from us, अपनों से दूर। That is, the group having priority number 4 is placed away from us. The remaining 3 atoms of group are directed toward us. This is then followed by observing
द डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 arrangement of remaining group. For observing the sequence of decreasing priority order, and curved arrow is placed between 1 and 3, which originated from 1 and end. स्टार्ट कहाँ से होगा 1 और एंड कहाँ पे होगा 3 पर, पासिंग थ्रू 2. If this arrow is clockwise, the configuration is R, and if the arrow is counterclockwise, the configuration is S. ओके आजकल जो अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाले वीडियो कम वायरल होते हैं, जो बकेती करते हैं वो वीडियो ज़्यादा वायरल होते हैं, है ना. बकेती वाले वीडियो देखना पसंद होते हैं, है ना. पढ़ने वाले वीडियो तो कई 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 टीचर्स जो अभी मेरे यूट्यूब पे फेमस है, कई टीचरों की मैंने देखा है कि वो भैया जो ज़्यादा बकेती करते हैं उनके ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं. पढ़ाने वाले जो हैं वो ऐसे ही है. चलिए आगे बात करते हैं. तो ये इसी तरह से ये और एग्जांपल दे रखे हैं. प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे डिसाइड कर रखी, उसको वापस इस कंडीशन में लाए और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको जो है सेटअप किया, है ना. ठीक है 1 2 3 4 लिख दिया इसको, और इसी को अरेंजमेंट कैसे कर दिया, 3 ऊपर पोजीशन पर है ये, और 4 को कहाँ पे ले जाएंगे, पीछे के साइड में ले जाएंगे, और 1 और 2 को ऐसे अरेंजमेंट कर देंगे. 4 अवे फ्रॉम अस होगा और इस तरीके से. अब इसका जो रोटेशन अगर मानेंगे तो 1 से 3 से स्टार्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया. और इसमें देखेंगे 1 2 3 4. अब 4 को तो अपन ले जाएंगे दूर, और ये 3 यहाँ पर कर लिख दिया CL, BR यहाँ पे 2, और इस पोजीशन पर 1 हो गया. अब ये जो है 1 2 3 ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, क्लॉकवाइज ना हाँ क्लॉकवाइज हो रहा है. क्लॉकवाइज हो रहा है तो कौन सा हो गया, R हो गया. इसको R लिखो ना भाई, ये R हो गया. मिस्टेक बहुत ज़्यादा रहती है, ये S है वो R हो जाएगा. ठीक है R कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसको थोड़ा सुधार कर लेना साहब. वन टू थ्री 1 2 3 तो रोटेशन ऐसे होगा, तो ये S होगा. यहाँ पे S है, ये वाला R है, ये S है और ये R है. ठीक है चलिए आगे बात करते हैं. अब बात करें आप ही सीक्वेंस रूल की. तो सीक्वेंस रूल में जो मैंने बताई ना वही चीज़ें तो हैं. सीक्वेंस रूल में कोई अलग चीज़ें नहीं है साहब, है ना. सीक्वेंस रूल में जो मैं बता रहा था वही बातें हैं, कोई अलग कुछ नहीं है इसमें. सीक्वेंस रूल में जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम रहता है, उस कार्बन एटम से सबसे पहले जो फर्स्ट है क्या करेंगे, प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे. इसको प्रायोरिटी देंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. तो ब्रोमीन का कितना है 35 पे. फिर इन दोनों में किसको कार्बन है, कार्बन 2 प्रायोरिटी सेकंड दे दी, फिर इसको दे दी, फिर इसको दे दी, ये प्रायोरिटी दे दी. प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं ना, प्रायोरिटी डिसाइड करते सबसे पहले. और प्रायोरिटी डिसाइड करते हो ध्यान रखते रूल्स वगैरह, ये ध्यान रखते रूल्स फर्स्ट, रूल सेकंड. सेकंड रूल में ये जो भी है प्रायोरिटी डिसाइड कर ली. ये जो है सबसे पहले तो एटम देखते हैं. अब एटम भी अगर सेम हो तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं साहब. जैसे कि इस कार्बन से इस कार्बन एटम में देख रहे हैं अपन कि भाई साहब इधर भी कार्बन आ गया, इधर भी कार्बन आ गया, तो किसको प्रायोरिटी दे. तो आगे वाले ग्रुप देखते हैं कि भैया इधर जो है C जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, इधर से एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, इससे इस कार्बन से एक ही कार्बन और अटैच है, इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है. तो भाई साहब किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे, फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको दे दी. इन दोनों में से सेकंड किसको दे, इसको तो डिसाइड हो गया कि इसका 17 एटॉमिक नंबर है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन ने क्लोरीन को दे दी. क्लोरीन के बाद में किसको प्रायोरिटी दें, तो इसको देते भाई CH CH3 और ये CH3, इसको प्रायोरिटी देते सेकंड. फिर किसको प्रायोरिटी दे भाई साहब CH2 CH3, इसको प्रायोरिटी देते हैं. फिर किसको प्रायोरिटी देते हैं लास्ट में, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देते हैं. तो ये प्रायोरिटी डिसाइड ऐसे करते हैं. अगर यहाँ इस कार्बन से सेम कार्बन एटम आ रहा दोनों तरफ, तो अब आगे वाले एटम देखेंगे इससे और कितने एटम और जुड़े हुए हैं, ये कंडीशन देखी जाती है. तुम्हारी बात समझ में आई. फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें दांगा, सेकंड इन्हें दांगा, थर्ड इन्हें दांगा, और फोर्थ प्रायोरिटी इन्हें दांगा. यही बता रखा है जो मैंने बताया, ये चीज़ें बता रखी है कि किसको प्रायोरिटी देंगे. रूल थर्ड क्या होगा, थर्ड ये होगा कि अगर आपके पास में
ये कंडीशन हो तो इसको देखना पड़ेगा कि ये कार्बन एटम जो है 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है साहब, तो उसको उस तरीके से प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से, जैसे कि ये कार्बन है और ये OH है और ये CH3 है, ठीक है, एक ग्रुप आपके पास ये हो गया साहब, एक कार्बन ये हो गया। अब इस कार्बन को प्रायोरिटी दें या इस कार्बन को प्रायोरिटी दो, तो इस कार्बन में क्या होगा कि इस कार्बन में O और ये O, C डबल बॉन्ड O को ऐसे लिखा और फिर ये लिख दिया अपनों ने, फिर ये H आ गया इसमें, ओके, और इसमें फिर H आ गया। अब यहाँ पे इस कार्बन से एक तरफ ऑक्सीजन है एक तरफ कार्बन है और इस कार्बन से दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों की अगर बात करें कि इस कार्बन को प्रायोरिटी दें या इसको दे, तो साहब इसको प्रायोरिटी देंगे इस कंडीशन में, इसको प्रायोरिटी, क्योंकि ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच है ये माना जा रहा है। अगर ये कंडीशन है तो इसको ऐसे लिखिए फिर बताना प्रायोरिटी। और इस कार्बन में एक तरफ ऑक्सीजन एक तरफ कार्बन है, तो टोटल यहाँ और यहाँ सेम आ गए। जब सेम कार्बन एटम हो तभी तो आगे बढ़ते हैं कि आगे वाले कंडीशन में कौन सा एटम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है साहब ऑक्सीजन 8 और 6 कितने हो रहे, 14 हो रहे साहब, और यहाँ पर जो है 8 और 8 16 हो रहे, 16 हो रहे। तो साहब ये कंडीशन देख लेते हैं। ऐसे CN है तो CN को माना जाता है कि ये कार्बन 3 नाइट्रोजन से अटैच है साहब। ऐसे ये और एग्जाम्पल दे रखी है, तो ये है सीक्वेंस रूल की बात कर रखी है। ओके साहब, सीक्वेंस रूल हो गया। सीक्वेंस रूल इतना ही आता है, काफ़ी है सीक्वेंस रूल में। अब जैसे कि इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करो साहब, इसमें ये कुछ एग्जाम्पल दे रखी है। तो यहाँ पे लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, इसको तो 4th नंबर पे दे दो साहब, इसको 4th नंबर दे दिया साहब, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी। इन दोनों में से किसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, तो इसको देंगे सेकंड और इसको देंगे थर्ड। ओके, ये होगा। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, इसको दी। सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, इसमें सेकंड प्रायोरिटी देंगे अपन साहब इन दोनों में से, इसको देंगे सेकंड और इसको देंगे थर्ड, और इसको देंगे अपन 4th प्रायोरिटी देंगे। ओके, ये है। तो ये RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करी साहब अपनों ने। आगे बात करें अपन, कितना और बच्चा है इसमें, EZ बचा हुआ है, सॉहर्स, चलिए इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। EZ सिस्टम, हाय। अब हम बात करें, जब अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, मेरी बात सुनना, कहीं सुनना कि ये C डबल बॉन्ड C और एक तरफ लिखा मैंने Cl और दूसरी तरफ Cl और एक तरफ ये लिखा मैंने CH3 और ये CH3। ओके, एक तरफ C डबल बॉन्ड C, इधर Cl है और इधर भी Cl है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। तो जब सेम साइड में हो ग्रुप है ना, सेम साइड में ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको कौन सा फॉर्म कहेंगे, इसको बोलेंगे भाई साहब ये सीस फॉर्म है। अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म है। लेकिन समान ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है ट्रांसफॉर्म, समान ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है ट्रांसफॉर्म, है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये हो गया सीस फॉर्म हो गया। लेकिन साहब अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो उसमें फिर कैसे अपन सीस बोले न कैसे अपन ट्रांस बोले, तो उसके लिए एक नई प्रोसेस आई। उस प्रोसेस को कहते हैं हम EZ सिस्टम। क्या कहेंगे उसको, EZ सिस्टम, EZ सिस्टम। अब बेटा जी, अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दे दिया, किसको E कहूँगा ना किसको Z कहूँगा, ये बात है मेन। अब देखो ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड C, एक तरफ लिखो H, एक तरफ लिखो मैंने CH3, E तरफ लिखो Br और E तरफ लिखो मैंने Cl। हमारी बात समझना भाया। अब ये देखेंगे इस कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा। तो प्रायोरिटी इसको किसको दूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको। ई दोनों में किसको प्रायोरिटी दूंगा, फर्स्ट ए को दूंगा, सेकंड इसको दूंगा। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में है तो उसको ई आइसोमर कहूंगा। हमारी बात समझ में आएगी? आगे साहब, आगे चला साहब। अगर ये लिखा मैंने C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर लिख रहा हूँ Br और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं H, इधर लिखा मैंने Cl और इधर लिखा मैंने CH3। चलो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करा साहब। इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दी, सेकंड इसको दी।
फर्स्ट इसको दी और सेकंड इसको दी साहब। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। सेकंड एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको जेड आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, जेड कहेंगे इसको, है ना। देख लेते हैं ई और जेड। अरे ई और जेड, शायद उल्टा तो नहीं कह रहा हूं मैं, ई आर जेड। ई मतलब एंटीजन्स, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, तो मैंने गलत बता दिया यहाँ पर। इसको कहूँगा ई और इसको कहूँगा मैं जेड। जेड मतलब सेम साइड में, है ना, जेड मतलब सेम साइड में, और ई मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। यही होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखो इसमें आई गया ना ई। ई मतलब एक दूसरे के अपोजिट, जेड मतलब सेम साइड। मतलब ये कहा हायर प्रायोरिटी सेम साइड में है तो जेड आइसोमर कहेंगे। लोअर प्रायोरिटी सेम साइड में है, हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी। यो हाई और यो हाई प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट है, ई आइसोमर्स। तो ये ई और जेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इतनी सी बात है, बस ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 स्टेप में है। ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे साहब। तो ई ये वाला है, इसको दिया देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी कशो आइसोमर्स है यो जेड। इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी कई कहाँ गए इन्हें ई। इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, ई दो में फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट है साहब, ई एक दूसरे के अपोजिट, ई सेम साइड में जेड। तो साहब यही तो लिख रखा, सेम साइड हाई हाई लो 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 हाई हाई, ई आइसोमर जेड आइसोमर। हमारी बात समझ में आई, समझ में तो आवेगा साहब। देखो अब इसको इसको कौन सा जेड बोलेंगे, ये जेड बोलेंगे साहब। क्यों बोलेंगे जेड, सेम साइड में। ई दो में फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी जेड आइसोमर है 1 2 3, 1 ब्रोमो 1 पोजीशन पर ही क्लोरो, और ये क्या हो गया, प्रोपीन इसका नाम हो गया। और आईयूपीसी में देखेंगे तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, सी फिर Cl फिर Br फिर डबल बॉन्ड फिर CH और फिर ये CH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 2 3, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन इको नाम। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि Z 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपीन। तो ई को यो कहिए 1 2 ये कौन सा आइसोमर हो गया साहब, 1 2 का 4 Z। ठीक है, चलो आगे बढ़ा, ध्यान से देखना साहब। ये Z है, Z क्यों है साहब, सेकंड प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड में Z आइसोमर। फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड एक दूसरे के अपोजिट, ई आइसोमर्स। आगे बढ़ा साहब। फर्स्ट प्रायोरिटी इधर कुछ नहीं है ना, इधर कुछ नहीं है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी साहब। तो फर्स्ट और फर्स्ट ना इधर जेड एसिटिलो ऑक्सिम फर्स्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पर ये फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी और ये फर्स्ट प्रायोरिटी CH3 CN C2H5। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं अपन, है ना, इसको सेकंड प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन है, इस टाइप से कंपाउंड आ रहे हैं, तो ये इधर फर्स्ट आ रहा है और इधर फर्स्ट आ रहा है तो इसको ई कहेंगे। और इधर जो है ये इस तरीके से, ये इनमें वापस रूल्स ध्यान रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी आ रहा है, ये सेकंड प्रायोरिटी आ रहा है, और इसको फर्स्ट माना, ये कंडीशन है, उसको जेड बोलेंगे। इस कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी C2H5, ये सेकंड प्रायोरिटी आ जाएगा, इसको बोलेंगे ई बोलेंगे। और ये वाला भी जैसे कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी ना फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको देंगे, और सेकंड किसको देंगे, फर्स्ट तो ई आएगा वापस, ई फर्स्ट सेकंड और ये फर्स्ट सेम। इस कंडीशन में इसको ये बोलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करें साइक्लोहेक्सेन जो होता है साहब, साइक्लोहेक्सेन होता है ऐसा, टाइम हो चुका है। साइक्लोहेक्सेन ऐसे है
मतलब इसमें साइक्लोहेक्सेन में कार्बन रहते हैं, कार्बन 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 कार्बन, और सभी कार्बन से दो दो हाइड्रोजन अटैच रहते हैं, सभी कार्बन से दो दो हाइड्रोजन साहब अटैच रहते हैं। यह है साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन में ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये फॉर्म कौन सा होगा? चेयर, कुर्सी। ये फॉर्म कौन सा है? बोट फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन में दो फॉर्म होते हैं, कुर्सी और बोट, चेयर एंड बोट। चेयर फॉर्म स्टेबल होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन नहीं होता है। बोट फॉर्म में क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इंट्राएंगुलर रिपल्शन होने के कारण बॉन्ड टूट जाते हैं, और बॉन्ड टूट गए, हाइड्रोजन निकल गया, तो साफ साइक्लोहेक्सेन जो है आपका अनस्टेबल हो जाएगा। तो बोट फॉर्म जो होता है वो अनस्टेबल फॉर्म होता है, ये वाला स्टेबल फॉर्म होता है। मेरी बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें ये लिखी हुई है इसमें। अब कुछ फार्मूले दे रखे हैं, मेथड रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। अब इस टाइप के फार्मूले को क्या कहते हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। मेरी बात समझना, इस टाइप के फार्मूले को क्या कहते हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। समझ रहे हो? सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब ये साहब क्या दे रखा है? इसको कहते हैं एथेन। ये एथेन है, इसको ऐसे लिख दिया। ओके, इस एथेन वही C2H6, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में अपनों ने ऐसे लिखा। अब इसका चीरफाड़ करना चालू किया कि एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन झुका हुआ डंडा इधर लिख दिया, और इसमें क्या किया कि अपनों ने एक H यूं, एक H यूं और एक H यूं। हो गया साहब कबाड़ा। क्या करूँ कबाड़ा? इसमें तो ये वाई होता ना अंग्रेजी का, ये वाई, और इसमें तो वाई कौन सा फॉर्म? वाई उल्टा हो गया, और इसमें भी मैंने वाई जो है साहब ये उल्टा ले लिया, ये एच और ये एच दोनों उल्टे वाई ले लिए साहब। ठीक है, एक कंडीशन हो कैसी हो सकती है कि एक का ये कार्बन है और ये कार्बन है, और ये एच और ये एच और एक एच है, एक ये कंडीशन हो सकती है, एक ये कंडीशन हो सकती है। इसमें उल्टा वाई, इसमें सीधा वाई, इसमें उल्टा और उल्टा, दोनों में उल्टा उल्टा हो, अपोजिट अपोजिट हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है। तो ये जो इनको जो कहते हैं, इनको इस टाइप की जो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। और इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो इक्लिप्स्ड एंड स्टेजर्ड, है ना, एक तो स्टेजर्ड और एक कौन सा होता है? इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। So these are three-dimensional conversion of representing as organic molecule. In this method, the molecule is viewed from above and from the right. It is then projected in indicated in figure बता ही रखा है. The central bond between two carbon atom is drawn as a straight line. Slight है ना, slightly titrated to right. The front carbon is shown as the lower left and carbon. The rear carbon is shown as the right hand carbon. Each carbon is attached to 3 atoms. दिख रहा हो तो 3 atoms are grouped through 3 lines which are at an angle 120 डिग्री होता है, ये दिख रहा है वो तो हमको, चलिए 120 डिग्री होता ही होता है। तो ये वाला जो है, ये वाले इक्लिप्स फॉर्म है, और अगर एक दूसरे के अपोजिट हो, वाई एक दूसरे के अपोजिट हो, है ना, ये वाला, इसमें इसकी स्ट्रक्चर एक तरह से ऐसे आएगी, इक्लिप्स्ड। ये जो एथेन के कार्बन एटम रहते हैं ना, उस कार्बन में एक को सेंटर में मान लो, सामने वाला कार्बन ये और एक कार्बन पीछे वाला कार्बन ये, तो ये सामने वाला कार्बन ये रहा है और ये पीछे वाला कार्बन ये रहा है, इस तरीके से। और एक कंडीशन ये हो सकती है, ये क्या होगा, एक वाई तो सीधा उल्टा है और एक वाई क्या है अपने पास, एक वाई उल्टा है और एक वाई क्या है अपने पास, सीधा वाई है, ये वाली कंडीशन में। और एक कंडीशन ऐसे हो सकती है कि ये कार्बन तो अपनी तरफ है, ये तो उल्टा वाई हो गया, और एक वाई जो है, दूसरा वाई जो है वो ये हो जाएगा, वो भी उल्टा ही है, ये कंडीशन है। तो वो कंडीशन है ना। तो एक को तो बोलेंगे स्टेजर्ड और एक को बोलेंगे इक्लिप्स्ड। चलिए साहब, ये हो गया, ये हो गया।
अब ये तो इन फार्मूलों को कहते हैं शॉर्ट प्रोजेक्शन फार्मूला, इनको कहते हैं फ्लाइंग वेज फार्मूला। फ्लाइंग वेज फार्मूला में क्या होता है कि जैसे कि दे रखा है कुछ, इसमें ये वाले जो ग्रुप है, ये रिंग तो प्लेन में है, प्लेन में, और इस रिंग से प्लेन से अपनी तरफ है ब्रोमीन, ये ब्रोमीन अपनी तरफ है, तो इसको ये ठोस सॉलिड, इसको सॉलिड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और दोनों सेम साइड में आ रहे हैं तो सिस फॉर्म है। एक ये वाला और एक ये कंडीशन, इसको ट्रांसफॉर्म कहेंगे। इसमें ये और ये है, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। तो फ्लाइंग वेज फार्मूला, द 3-dimensional structure of organic molecule can be represented in 2-dimensional planar structure by one more method which is called flying wedge formula. Here the covalent bond are represented by wedge also. Two types of wedge are used to represent it. ये इनको कहते हैं wedge, two types, dashed wedge, solid wedge. The wedge are used to represent the stereochemical arrangement of group substituents. Ring in the plain paper, atom directed towards the viewers. Director one bromine directed upward and another downwards, पीछे की साइड में। तो ये इसको, तो इस आधार पर अपन सीस और ट्रांस कह सकते हैं। अब आता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि ये जो अपन ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं, साहब ये बना दी अपनों ने ग्लूकोज की प्रोजेक्ट, CH2OH CHOH OH OH H OH, ये ग्लूकोज की फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया। दोनों लाइन जब कट रही है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, दोनों लाइनें जो क्रॉस हो रही है उस जगह कार्बन प्रेजेंट है, ये माना जाता है। और उसको अनसिमेट्रिकल स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं, जहाँ पर कार्बन जो है दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये C है, और ये तो होता ही है कि एक CH3 पीछे की साइड में, CH2H5 आगे की साइड में, ये दोनों H और OH प्लेन में, प्लेन एक तो ये हो जाए प्लेन, कुछ एटम आगे की साइड में, कुछ एटम उस प्लेन से पीछे की साइड में, तो ये आगे की साइड में, ये पीछे की साइड में, ये प्लेन में, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी में। तो इस टाइप के फार्मूले को कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, तो ये हो गया आपके कुछ मैंने जो है बातें बताई है, बड़ी अच्छी चर्चा करी है। ओके, बाकी जो है अगर मतलब बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, सभी चीज़ें बता दी, EZ कॉन्फ़िगरेशन बताया, सीक्वेंस रूल के बारे में चर्चा करी अपनों ने, और RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करी, DL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करी। कहने को ये वाला लेक्चर जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा। ओके, तो साथियों वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों का, सबका भला हो जाए, ताकि कोशिश रहती है उनकी कि यार हमें भी कुछ पढ़ने को मिल जाए अच्छा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, उनमें बहुत मशक्क़त लगती है ना, दिल थाम के बैठना पड़ता है, तब जाके स्टडी होती है। बाकी अदरवाइज़ 2-2 मिनट की रील्स देखने में तो कोई जोर नहीं आता है। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। और जिन साथियों को पूरा सिलेबस अगर देखना हो, पढ़ना हो, तो वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मिलेंगे, संपर्क कर लेना। चलिए, जय हिंद।